बच्चों, आज जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार, ठीक है। पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार पढ़े थे। पहला था उत्प्रेरक के प्रकार में अवस्था के आधार पर, जो कल पढ़े थे अपन ने। अवस्था के आधार पर दो प्रकार के उत्प्रेरक पाए जाते हैं, एक तो समांगी उत्प्रेरक और दूसरा था विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक, जिनके बारे में कल अपन ने अध्ययन किया था कि समांगी उत्प्रेरक वे हैं जिनमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है, तथा विषमांगी उत्प्रेरक वे होते हैं जिनमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है। आज दूसरा उत्प्रेरक का प्रकार अपन पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। देखो, क्रिया के आधार पर भी उत्प्रेरक के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक। इसमें पहला होगा धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक। देखो, परिभाषा समझो पहले। धनात्मक उत्प्रेरक होता क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। अर्थात वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। अर्थात कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है और उसमें कोई ऐसा धनात्मक उत्प्रेरक डाल दिया जाए तो वह रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उनकी गति को बढ़ा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक आपके रासायनिक अभिक्रिया है, एग्जाम्पल KClO3, पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है। जब इस पोटेशियम क्लोरेट को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो ये KCl और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। लेकिन यदि इस अभिक्रिया में MnO2 उत्प्रेरक डाल दिया जाए, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, MnO2 उत्प्रेरक डाल दिया जाए, तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से क्या होती है? संपन्न होती है। तो ये MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये एक धनात्मक उत्प्रेरक का क्या करता है? कार्य करता है। अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दो के, यहाँ पर 2 के, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो मेन इसमें बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में ये धनात्मक उत्प्रेरक डाला है। धनात्मक उत्प्रेरक डालते ही रासायनिक अभिक्रिया की गति तीव्र गति से क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, एग्जाम्पल 2। इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, S को कहेंगे सल्फर, 3 को कहेंगे ट्राई और O ऑक्साइड, और ये SO2 होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो SO3 में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। इसमें उत्प्रेरक डाला जाता है NO, नाइट्रस ऑक्साइड, NO। ये डालते ही यह अभिक्रिया तीव्र गति से क्या होती है? संपन्न होती है, ठीक है। तो ये है धनात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण। बी है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक, देखो नाम से पता चल रहा है। धनात्मक उत्प्रेरक के अंतर्गत क्या था? धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? कम भी करते हैं। ध्यान रखना, कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? मंद करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, अभिक्रिया है जैसे H2O2, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक। जब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन होता है
क्या होता है, अपघटन होता है, मतलब ये अपने अवयवी तत्व में टूटता है। तो H2O व O2 में अपघटित होता है, H2O व O2 में तुरंत क्या हो जाती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड अपघटित हो जाती है, इसलिए इसको ज़्यादातर खुला नहीं छोड़ा जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो तुरंत H2 और O2 में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाती है। लेकिन यदि इसमें एक ऋणात्मक उत्प्रेरक ग्लिसरॉल डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, ग्लिसरॉल डाल दिया जाए, तो यह इस H2O2 के अपघटन की दर है, इसको क्या कर लेता है, रोक लेता है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल है, इस अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का क्या करता है, कार्य करता है। ध्यान रखना, H2O2 के अपघटन की दर को कौन रोकेगा, ग्लिसरॉल, अर्थात इस अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, देखिए क्लोरोफॉर्म नाम आपने सुना होगा, जो अधिकतर जीव जंतुओं को बेहोश करने के लिए काम में आती है। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होगा वो होगा CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एग्जाम में अगर सूत्र भी पूछ ले क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा, CHCl3। ठीक है, जब ये क्लोरोफॉर्म वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से विक्रिया करता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, इससे क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो एक जहरीला पदार्थ बनाता है, और उस जहरीले पदार्थ का नाम है COCl2। क्या नाम है, COCl2 प्लस HCl इसमें से बाहर निकलती है, और इस COCl2 का नाम है फाज़ीन गैस। ये एक विषैली गैस होती है, क्या होती है, ये एक विषैली गैस होती है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म आपके लेबोरेटरी वगैरह में पाई जाएगी। कई बार वायु के संपर्क में आते ही, वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये फाज़ीन एक जहरीली गैस है, इसके गंध से व्यक्ति की या उस जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को रोकने के लिए, ताकि विषैली गैस न बने, अभिक्रिया की गति को मंद करने के लिए इसमें एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH, इसका नाम है एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। ये इसमें मिलाया जाता है ताकि ये फाज़ीन गैस है जो बन रही है, इसकी क्रिया दर को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन आएंगे कैसे। पहला तो सिंपल वे में क्वेश्चन आएगा कि धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। धनात्मक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम करते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण आपको लिखने हैं। एक डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे कुछ पूछे कि किन्हीं दो धनात्मक उत्प्रेरकों के नाम लिखो, तो आपसे अगर पूछे धनात्मक उत्प्रेरक, इनके अगर नाम पूछे स्पेशल, तो आपको धनात्मक उत्प्रेरक के नाम क्या क्या लिखने हैं, एक तो MnO2 और एक NO। ठीक है, अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक पूछे, ठीक है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन कौन से, एक तो ग्लिसरॉल और दूसरा है C2H5OH, एथेनॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। धनात्मक उत्प्रेरक MnO2 NO, ऋणात्मक उत्प्रेरक ग्लिसरॉल और C2H5OH। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, छोटा ही अगर इनमें से और भी निकल कर आएगा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से विक्रिया करके कौन सा पदार्थ बनाती है, फाज़ीन गैस, जिसका सूत्र क्या होता है, COCl2। फाज़ीन गैस की क्रियाशीलता को कम करने के लिए क्लोरोफॉर्म में क्या मिलाया जाता है, एथेनॉल। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कैसे भी आपके घुमाकर क्वेश्चन को पूछ सकता है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपके किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो अपन ने उत्प्रेरक के दो प्रकार पढ़ लिए, एक तो अवस्था के आधार पर और एक क्रिया के आधार पर। अब तीसरा प्रकार अपन पढ़ेंगे स्वतः उत्प्रेरक।
तीसरा पढ़ेंगे अपन स्वतः उत्प्रेरक। देखो स्वतः उत्प्रेरक का तीसरा प्रकार है। इसके अंतर्गत स्वतः उत्प्रेरक की परिभाषा क्या होगी, किसे कहेंगे स्वतः उत्प्रेरक। देखो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसमें कोई उत्प्रेरक नहीं होगा, तीर के निशान के ऊपर कोई उत्प्रेरक नहीं होगा, अर्थात इस अभिक्रिया में बना उत्पाद ही अगर उत्प्रेरक का कार्य करता है तो वह अभिक्रिया स्वतः उत्प्रेरक अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, स्वतः उत्प्रेरक अभिक्रिया, स्वतः उत्प्रेरक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है या वे उत्प्रेरक होते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया भी है ये, जैसे एथिल एसीटेट है। देखो CH3COO-C2H5, ये समूह C2H5 तो कहलाता है एथिल और ये बचा समूह क्या कहलाता है, एसीटेट। तो इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। ठीक है, प्लस जब इस एथिल एसीटेट में क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है, इसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो देखो इसमें कौन कौन से उत्पाद बनेंगे एथिल एसीटेट के अंतर्गत। देखो इसका गठन करो आप, एथिल एसीटेट को तोड़ोगे तो टूटेगा आपके CH3CO- प्लस C2H5 एथिल धनायन और एसीटेट ऋणायन। इसको अगर आप तोड़ोगे जल को तो ये टूटेगा H प्लस OH- के अंतर्गत। ठीक है, तो देखो इसका तो माइनस और इसका ये प्लस, ये दोनों अभिकृत होंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके CH3COOH जिसका नाम एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल प्लस बचा क्या, देखो C2H5 प्लस और OH माइनस, ये अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे आपके C2H5OH अर्थात एथेनॉल। क्या बना लेंगे, एथेनॉल। ठीक है, अब ये जो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल है ये एक स्वतः उत्प्रेरक के क्या है, उदाहरण है। क्या है ये, स्वतः उत्प्रेरक के उदाहरण है एसिटिक अम्ल और एथेनॉल। ये इस अभिक्रिया के जो गति है इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यही उत्प्रेरक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतः उत्प्रेरक के उदाहरण बताइए, तो स्वतः उत्प्रेरक के अंतर्गत क्या आएगा, CH3COOH या C2H5OH। मेन इसमें CH3COOH होगा, एसिटिक अम्ल होगा। तो या फिर स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, तो आपको ये उदाहरण से तो आपको समझाना है। ठीक है, अब उसके बाद में आपके जो लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंतर्गत उत्प्रेरक का, वो है जैव उत्प्रेरक। चौथा प्रकार क्या है, जैव उत्प्रेरक। पहला प्रकार अपन ने पढ़ा अवस्था के आधार पर दो प्रकार के समांगी और विषमांगी। दूसरा क्रिया के आधार पर पढ़ा धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, उनके एग्जाम्पल हो गए। तीसरा पढ़ा अपन ने स्वतः उत्प्रेरक जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। और चौथा पढ़ेंगे अपन जैव उत्प्रेरक। तो देखो जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में आते हैं, मतलब कोई जैव रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उस जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में कुछ पदार्थ का अगर काम में आते हैं तो वो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को एंजाइमों के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, एंजाइमों के नाम से भी जाना जाता है। ये एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया है, इनकी गति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब ये कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये यूरिएज है, अनेक प्रकार के एंजाइम हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका जैव उत्प्रेरक का यूरिया है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ये आपके बोर्ड में भी सूत्र पूछ सकता है कि यूरिया का सूत्र क्या है। NH2CONH2 है,
जब इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है H2O के साथ और इसमें जैव उत्प्रेरक डाला जाता है यूरिएज। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले जैव उत्प्रेरक का उदाहरण, तो जैव उत्प्रेरक कौन सा है? यूरिएज। ठीक है, जब यूरिया में जल मिलाया जाता है और किसकी उपस्थिति में, कौन सी जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है? यूरिएज की उपस्थिति में इसकी क्या कराई जाती है? अभिक्रिया कराई जाती है। तो इसमें जो उत्पाद बनता है वो बनता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी NH3 + CO2, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, जैव उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। ये एक जैव उत्प्रेरक है यूरिएज, ये कोई जैव रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें अगर इस उत्प्रेरक को डाल दिया जाए तो अभिक्रिया की गति क्या होगी? प्रभावित होगी, यानी बढ़ेगी। ठीक है, ये आपके जैव उत्प्रेरक। अब देखो उसके बाद में लास्ट टॉपिक आपके उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष। देखिए उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला कोई पदार्थ है तो वह उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। यह इस प्रकार समझेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला, पहले तो क्या पढ़ रहे थे अपन? उत्प्रेरक ही रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। अब उत्प्रेरकों की भी अगर कोई क्रियाशीलता को बढ़ा दे तो वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आपके अमोनिया गैस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। NH3 का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। इस अभिक्रिया में देखो समीकरण को संतुलित कर लो। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 लगा दो, 2N, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या लगा दो? 3। इसमें उत्प्रेरक डाला जाता है Fe। उत्प्रेरक क्या डाला जाता है? Fe। और Fe के साथ में उत्प्रेरक वर्धक डाला जाता है MO। MO का नाम होता है मोलिब्डेनम। MO का नाम क्या होता है? मोलिब्डेनम। MO का नाम क्या होगा? मोलिब्डेनम। तो ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में Fe उत्प्रेरक है तथा MO मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है। अर्थात ये MO इस Fe की क्रियाशीलता को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाएगा तो अभिक्रिया क्या हो जाती है? तुरंत संपन्न हो जाती है। तो उत्प्रेरक वर्धक वो होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कौन है? MO। जो उत्प्रेरक कौन है? Fe। इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्प्रेरक विष। इसका उल्टा होगा। उत्प्रेरक विष वो होते हैं जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को कम करते हैं। अब जैसे यही रासायनिक अभिक्रिया है, N2 + 3H2, ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं लगेगा, 2NH3, ठीक, N2 + 3H2, 2NH3। मान लीजिए यही अभिक्रिया है। अब इसमें हमने उत्प्रेरक वर्धक चेंज कर दिया। क्या कर दिया? उत्प्रेरक वर्धक चेंज कर दिया। Fe उत्प्रेरक वही होगा, लेकिन हमने उत्प्रेरक वर्धक रख दिया इसमें CO। क्या रख दिया? CO। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इस MO की जगह क्या उत्प्रेरक वर्धक क्या कम ले लिया? CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब ये उल्टा काम करेगा, ये इस Fe की क्रियाशीलता को क्या कर देगा? कम कर देगा, जिससे अभिक्रिया क्या होगी? धीरे संपन्न होगी। तो ध्यान रखना बच्चों, उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, तथा उत्प्रेरक विष वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को कम करते हैं। अब देखो ये तो हो गया, एक डिस्क्राइब क्वेश्चन पूछ ले आपसे, जैसे धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण पूछे थे वैसे इनके पूछ ले, या फिर अभिक्रिया लिखकर दे दे और इसमें कहे कि निम्न अभिक्रिया में कौन धनात्मक
वो उत्प्रेरक वर्धक है और कौन उत्प्रेरक है। तो ये तो उत्प्रेरक वर्धक हो गया MO, F ही क्या हो गया, उत्प्रेरक हो गया। इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक विष और F ही क्या हो गया, उत्प्रेरक हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ ले कि किसी एक उत्प्रेरक वर्धक का उदाहरण बताइए तो MO मोलिब्डेनम, किसी एक उत्प्रेरक विष का उदाहरण बताइए तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यह आपके लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ ये यूनिट समाप्त हो गई। नेक्स्ट यूनिट अपन पढ़ाएंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्त सारणी। दैट्स ऑल।